प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपको आज प्लेटो से जुड़ी हुई कुछ तथ्यात्मक जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं। मैं इस क्लास के माध्यम से आप सबको बताऊंगा कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली क्या है, शिक्षा व्यवस्था क्या है, उसका किस प्रकार से अध्ययन किया गया है, उन्होंने शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत क्या समझाने का प्रयास किया है, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली किस तरफ शिक्षा व्यवस्था को एक मार्गदर्शन देती है, एक मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था को, परंतु उसके पहले हम चर्चा कर लेते हैं इसके पूर्व की क्लास में हमने क्या अध्ययन किया था, क्या विचार विमर्श किया था, किसकी चर्चा की थी। ये तमाम सारे तथ्यों का आज हम अध्ययन करेंगे। हमने जाना कि प्लेटो की जो पुस्तकें हैं कौन कौन सी थी, प्लेटो का जीवन दर्शन क्या था और प्लेटो की जो न्याय व्यवस्था क्या थी, उन सब के बारे में मैंने पूर्व की क्लास में अध्ययन किया, आप सबको अवगत कराया। आज मैं इस क्लास में प्लेटो की शिक्षा प्रणाली को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इसके अंतर्गत मैं थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में आपको बता देना चाहता हूं कि प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है वो 3 पार्टों में बटी हुई है। एक बेसिक शिक्षा की बात करें, फिर उच्च शिक्षा की बात करें, फिर दार्शनिक शिक्षा की बात करें। बेसिक शिक्षा का मतलब है जो प्रारंभिक शिक्षा जिसे हम कहते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा प्लेटो ने 6 वर्ष से 20 वर्ष के बीच शिक्षा प्रदान करने की बात कही है। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत व्यायाम और संगीत पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्लेटो ने कहा है कि जिस प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए संगीत की आवश्यकता होती है। तो इसलिए प्लेटो प्राथमिक शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा में व्यायाम और संगीत पर विशेष जोर देता है। प्रारंभिक शिक्षा का अध्ययन करने के पश्चात 20 वर्ष की अवस्था में एक परीक्षा होगी और उस परीक्षा में जो पास होगा वो उच्च शिक्षा ग्रहण करेगा और जो अनुत्तीर्ण होगा, जो फेल हो जाएगा, वो कृषक, श्रमिक, मजदूर आदि भागों में वो कार्यरत हो जाएगा। अब शुरू करते हैं उच्च शिक्षा का प्रारंभ जो होता है। उच्च शिक्षा का जो कार्यकाल है, समयकाल है, वो है 20 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य, जिसके अंतर्गत गणित, दर्शन, तर्क आदि विषयों का अध्ययन कराया जाता था। यह परीक्षा 30 वर्ष की उम्र में होती थी और इस परीक्षा में जो पास होता था वो आगे की शिक्षा का अध्ययन करता था और जो फेल होता था वो सैनिक व सहायक कर्मचारी व सामान्य अधिकारी के रूप में नियुक्त होता था। अब अगली हम चर्चा करते हैं उसकी दार्शनिक शिक्षा की। अगर हम बात करें तो दार्शनिक शिक्षा वो ग्रहण करता था जो 30 वर्ष की उम्र में होने वाली परीक्षा को पास करता था। उसके साथ उसके बाद वो जैसा कि मैंने चर्चा किया था कि पाश्चात्य विचारक प्लेटो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा सिद्धांत को किस रूपों में देखा गया, कैसे समझा गया,
हम चर्चा कर रहे थे कि उस समय जो शासन व्यवस्था थी उसके अंतर्गत प्लेटो ने जो शिक्षा संबंधी व्याख्या की है, शिक्षा संबंधी जो उन्होंने हम लोगों को निर्देश दिए हैं, हमें कह रहे थे कि जीवन में मनुष्य के 3 परीक्षाएं होती थी। प्रथम तो 20 वर्ष की उम्र में, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। द्वितीय परीक्षा की चर्चा की जा रही थी, जिसके अंतर्गत तर्क, दर्शन, गणित का अध्ययन करने की बात हो रही थी। तो दूसरे जो परीक्षाएं होती थी वो 30 वर्ष की उम्र में होती थी, और जो उस परीक्षा को पास करता था वो उसके आगे दर्शन की शिक्षा प्राप्त करता था। दार्शनिक शिक्षा के लिए, दार्शनिक शासक के लिए शिक्षा जो है वो ग्रहण करता था, और जो उसमें अनुत्तीर्ण होता था वो समाज के कार्य में लग जाता था, राज्य के कार्य में लग जाता था, चाहे वो सामान्य अधिकारी के रूप में हो, चाहे वो सैनिक के रूप में हो, या फिर समानता जो कर्मचारी हैं उस रूप में वो कार्य करने लगता था। जो उत्तीर्ण होता था वो 5 वर्ष तक गणित, न्याय, तर्क और दर्शन, 5 वर्ष तक गणित, न्याय, तर्क और दर्शन की वो शिक्षा प्राप्त करता था। उसके अध्ययन के बाद उसे 15 वर्ष तक सामाजिक कार्यों में व्यवहारिक रूप से लिप्त होना पड़ता था। अर्थात वो सामाजिक रूप में व्यवहारिक कार्य को, समाज में व्यवहारिक कार्य को 15 वर्षों तक भ्रमण करता था, समाज के बारे में अध्ययन करता था, समाज के बारे में जानता था। जब वो 50 वर्ष की उम्र का हो जाता था तब वो उसके एक अंतिम परीक्षा होती थी। जब वो उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होता था वो शासक बनता था, तो उसे दार्शनिक शासक की संज्ञा दी जाती थी, उसे दार्शनिक शासक कहा जाता था। तो हमने देखा इस तरह से कि किस प्रकार से एक दार्शनिक की उत्पत्ति होती है, दार्शनिक किस प्रकार अस्तित्व में आता है, और प्लेटो ने किस प्रकार से दर्शन की शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है, और किस प्रकार से एक दार्शनिक शासक का जन्म होता है, उसमें कितने तमाम सारे परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें दार्शनिक होने के लिए कितने जो है परीक्षाओं के क्रम को होकर गुजरना पड़ता है। आइए इसी क्रम में देखते हैं, कुछ विद्वानों के मत हैं जो इस प्रकार हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, प्लेटो स्वयं लिखता है कि शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। यानी कह सकते हैं कि अगर मानसिक कुछ दिक्कतें हैं, मानसिक कोई कठिनाइयां हैं, तो उसको दूर करने का उपचार सबसे उचित माध्यम रूप से कौन है? वो है शिक्षा। शिक्षा ही ऐसी व्यवस्था है जिससे मानसिक कमियों को दूर किया जा सकता है, यानी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों को सही उसका उपचार किया जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है। ये कौन कहता है? प्लेटो का मानना है। रूसो के अनुसार कहा जाए तो रूसो ने कहा है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ ही नहीं है, वरन शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। रूसो ने रिपब्लिक नामक पुस्तक अर्थात प्लेटो के द्वारा जो लिखित रिपब्लिक नामक पुस्तक है उसको उन्होंने एक मात्र ग्रंथ ही नहीं माना है, बल्कि राजनीति शास्त्र का, केवल राजनीति शास्त्र का ही ग्रंथ नहीं कहा है, बल्कि शिक्षा पर कहा गया कि लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यानी शिक्षा पर सबसे बढ़िया ग्रंथ प्लेटो ने लिखा है, जिसका नाम है रिपब्लिक। ठीक है, इसका नाम क्या है? रिपब्लिक। अगली चर्चा करते हैं, शेवाइन कहते हैं इस संबंध में प्लेटो ने शिक्षा पर ही अधिक बल दिया, अर्थात इससे जुड़े हुए अगर इनके स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें साफ जाहिर होता है कि शेवाइन कहता है कि इससे संबंधित प्लेटो ने जो फोर्स किया है, जो बल दिया है, वो क्या है? शिक्षा ही है। अर्थात वो शिक्षा पर
अधिक बल दिया है। ठीक, आगे हम चर्चा करते बारकर जैसे विद्वानों का मानना है। बारकर कहते हैं प्लेटो शिक्षा को एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया समझता है, प्लेटो शिक्षा को एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया समझता है जो मनुष्यों के हृदय में सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने की भावना उत्पन्न करती है। अर्थात यह एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो मनुष्यों के हृदय में यानी मन में सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने की भावना का जन्म देती है, भावना को जन्म देती है। यानी शिक्षा को कहा गया ये एक शिक्षा एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया को उत्पन्न करने की जो मनुष्य के अंदर भावना होती है उसको उत्पन्न करती है कौन? शिक्षा। ठीक, यानी उसके हृदय को परिवर्तन करने का काम शिक्षा के द्वारा किया जाता है। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि सेवाइन जैसे विद्वानों का मानना है कि प्लेटो द्वारा प्रतिपादित उच्च शिक्षा व्यवस्था, उच्च शिक्षा व्यवस्था का यह सुझाव सर्वाधिक और मौलिक। प्लेटो ने जो उच्च शिक्षा के लिए जो प्राविधान कर रखा है वो सब सर्वाधिक श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है और मौलिक है। मूल रूप से इसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए इसी क्रम में अध्ययन करते हैं कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से प्रतिपादित करने का प्रयास किया है और कैसे समझाने का प्रयास किया है। हम बिंदुओं के माध्यम से इसकी चर्चा करते हैं और आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। ये क्रम में देखते हैं कि प्लेटो की जो शिक्षा सिद्धांत है, प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है उसके अंतर्गत उन्होंने किस प्रकार की चर्चा की है, कौन कौन से तत्व को उन्होंने शामिलित किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राचीन काल में उस समय जो प्लेटो के जीवन काल के अंतर्गत एथेंस की शिक्षा पद्धति क्या थी, उन्होंने कौन कौन सी व्यवस्था कर रखा था, वहां पे कौन कौन सी शिक्षा प्रणाली का जोरदार चलन था। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एथेंस की शिक्षा पद्धति। एथेंस की शिक्षा पद्धति को 3 भागों में बांटा गया था। वो कौन कौन से थे? प्राथमिक शिक्षा पद्धति और माध्यमिक शिक्षा पद्धति और तृतीय स्तर की शिक्षा पद्धति। यानी हम कह सकते हैं माध्यमिक के ऊपर जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक, तो यहाँ की जो एथेंस की शिक्षा पद्धति है उसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा पद्धति 6 से 14 वर्ष के मध्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। यानी कि छात्रों के कह लीजिए बालकों की 6 से 14 वर्ष के मध्य प्राथमिक शिक्षा उसे प्रदान की जाएगी। उस शिक्षा को ग्रहण करेगा। फिर उसका क्रम आगे आता है माध्यमिक शिक्षा पद्धति की बात की जाती है। तो माध्यमिक शिक्षा पद्धति का उल्लेख किया गया है 14 से 18 वर्ष की उम्र तक बच्चा माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत अध्ययन करेगा। और फिर उसके बाद अगर चर्चा की जाती है, आगे की बात की जाती है, तो अगला क्रम जो होगा उसका यानी कि तृतीय स्तर की शिक्षा पद्धति जो है वो 14 से 18 के मध्य निश्चित की गई थी। कैसे की गई थी?
18 से 20 वर्ष के मध्य उसका वर्णन किया गया था। माध्यमिक शिक्षा परिषद का 14 से 18 वर्ष है। तृतीय स्तर की शिक्षा पद्धति का 18 से 20 वर्ष तक का अध्ययन किया गया। यानी कह सकते हैं कि इस क्रम में एथेंस में इस क्रम में शिक्षा व्यवस्था को बांटा गया था। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए थी। माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था 14 से 18 वर्ष के लिए बच्चों की थी और तृतीय स्तर की शिक्षा पद्धति जो थी वो 18 से 20 वर्ष तक उसका अध्ययन किया जाता था। 18 से 20 वर्ष की उम्र तक बच्चा अध्ययन करता था। अब आते हैं स्पार्टा की शिक्षा पद्धति की अगर हम चर्चा करें तो स्पार्टा की शिक्षा पद्धति के अंतर्गत प्लेटो की जो योजनाएं हैं, प्लेटो जो शिक्षा की योजना निश्चित करता है उसमें उन्होंने 2 प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को बांटा था। कौन कौन से? एक प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। अब प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा का जो उन्होंने कार्यकाल बांटा था उसके अंतर्गत इन्होंने प्लेटो की जो शिक्षा योजना के अंतर्गत उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा को 6 से 20 वर्ष निश्चित किया था और उच्च शिक्षा का उन्होंने दायरा जो बनाया था 20 से 30 वर्ष की बात कही थी। उसके बाद दर्शन की शिक्षा होती है शासक के रूप में, दार्शनिक शासक के रूप में वो कैसे बनेगा वो उसमें किया गया। लेकिन इनके क्रम में जो शिक्षा पद्धति की जो योजना है उसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष के मध्य होती थी और उच्च शिक्षा 20 से 30 वर्ष के मध्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। ये प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था को हम इस रूप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं और हम चर्चा कर सकते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको प्लेटो से जुड़ी हुई जो शिक्षा सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया, आपको रूबरू कराया, अवगत कराया। हम अगली क्लास में फिर इनसे से जुड़ी हुई प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था से ही जुड़ी हुई अगले टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं और हमें उम्मीद हो है कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। अगले क्रम में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।